लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये दोनों ही इस यूनिट में कवर होंगे, यूनिट सेकंड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस, आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ केस लॉज, उनके बारे में, केस लॉज के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो दैट आर कवर्ड along with the articles in this unit 2, and we will be dealing with that. Firstly, beginning with the constitutional law, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये constitutional law में देखिए आप, constitutional law जो है ये किससे डिराइव, ये किससे डील कर रहा है, नाम से पता चला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी पढ़ेगी, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्रियम्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी प्रियम्बल, जिसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज बेसिकली अ स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एन इंट्रोडक्टरी नोट। अगर वो आपको बोलेगा व्हाट इज प्रियम्बल, ये आप समझ लीजिए, इट इज एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रियम्बल है आप समझ लीजिए, ये आपको बता रहा है व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बना था, ड्राफ्ट हुआ था, ये क्या इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या उससे डील होता है, पर्पस क्या है। तो ये है प्रियम्बल, प्रियम्बल का मीनिंग। एंड सबसे पहली चीज ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, प्रियम्बल से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ही यही है। जैसा कि मैंने वो कहा, प्रियम्बल हमको एक आई ओपनर है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं। और ये स्पीकिंग इज द बी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस दी गई है हम लोगों को जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है। बी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ से बिगिन होता है। और ये प्रियम्बल कहता है, सबसे पहले क्या लिखा है प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन socialist, secular, foreign socialist, secular, democratic republic। अब हम इनके एक एक वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमने एक प्रियम्बल में अब देखा दैट इसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इससे डील कर रहा है। सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, we will constitute India to become like this. We will call it the Union of India. Resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. What is the purpose? For what? To ensure justice. To ensure justice. For ensuring justice. इससे मैं इसको ये आपका काम और आसान करने के लिए आपको समझा देता हूँ। ये that the sovereign socialist secular republic, a democratic republic of India is constituted by for ensuring justice and promotion of liberty, equality and fraternity. Liberty, equality, fraternity.
सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं ये बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया resolve to constitute India to a sovereign, socialist, secular, democratic republic for ensuring justice, liberty, equality and fraternity. अब एक चीज़ है इसमें, अपन एक एक वर्ड समझते हैं. पहले मैं आपको इसका एक कोड वर्ड बता रहा हूँ प्रियम्बल को अंडरस्टैंडिंग करने का, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एक टर्मिनोलॉजी बता रहा है, एप्रीहेंशन. ट्रिपल एस डॉक्टर JADS, ये आप समझ लेंगे. मैं आपको क्लास में जब पढ़ाऊंगा ये सब कुछ डिटेल में, आपको मैं ऐसे ही एब्रीवेशन बता के एक्सप्लेन करूंगा, जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जैसे सब्जेक्ट में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है या कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अगर आप समझ नहीं पा रहे एब्रीवेशन से आप समझेंगे. ट्रिपल एस डॉक्टर JADS, व्हाट डज ट्रिपल एस मीन? सबसे पहले मैंने क्या बोला था, दैट वी हैव रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, socialist, sovereign, socialist, secular, ठीक है, याद रखोगे. DR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. And ensure justice, liberty, equality and fraternity. ये आप देख लीजिए, SSH डॉक्टर JADS, ट्रिपल एस डॉक्टर JADS. ये प्रियम्बल का आउटव्यू मैंने आपको दे दिया, आउटलुक. ये एब्रीवेशन से आप समझेंगे. सबसे पहली चीज जो ये है, अब हम समझेंगे सबसे पहला क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक. ये आप याद रखिए, ये तीनों वर्ड्स आए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ये कैसे आए थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर कहाँ से आया? थ्रू 42nd अमेंडमेंट दे वर इंसर्टेड. और ये 42nd अमेंडमेंट जो थी, ये आई थी 1976 में. ये अगर आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है दैट ये वर्ड्स कब आए थे 42nd अमेंडमेंट में. और एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंटली बना रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट में 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चेंजेस आई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारी एडिशन हुए थे. अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, चेंज लाना. हम कहते हैं अमेंड द रूल्स, सो व्हाट डज दैट मीन, चेंज द रूल्स. तो बहुत सारी चेंजेस आई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज थी 1976 में आया था, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक आया. आप इसमें एक चीज हम समझेंगे, व्हाट आर दीस वर्ड्स मीन, बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंड. ये बहुत बेसिक है. सॉवरेन का मतलब क्या होता है, और एक एक करके पढ़ते हैं. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. Sovereign means no one can dictate terms to Indian Union. We are free to govern ourselves. We are not under any dominion. इसका मतलब यह है, हमारी एक सॉवरेनिटी है. सॉवरेनिटी का मतलब है एक अलग आइडेंटिटी है वर्ल्ड में, हमारी अपनी आइडेंटिटी है. हमारे इंटरनल मैटर्स में या हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक्सटर्नल पावर गवर्न नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर नॉट अ डोमिनियन, वी आर नॉट अ कॉलोनी. हम पहले कॉलोनी थे 1947 से पहले, ब्रिटिशर्स के अंडर थे, लेकिन अब नहीं है. सॉवरेन वर्ड का मतलब है दैट आपको, यू आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनीवन्स अथॉरिटी, especially in the internal world. Socialist, what does this word mean, socialist? To achieve the aims of socialist principles through democratic means. Socialism. ये मीनिंग यही है इसका, दैट ये हेल्प करता है हमें अचीव करने में द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, बट कैसे, डेमोक्रेटिक मीन्स से. और डेमोक्रेसी क्या है, इट इज वन ऑफ द कोर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ अगर आप लोगों का कुछ कंफ्यूजन होगा किसी चीज़ में. सेक्युलर का मतलब होता है दैट, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. वी डोंट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन, एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली. आप देखते हो वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल,
क्योंकि इनकी बुनियाद रिलीजन के बेसिस पे थी। हम लोग उस मामले में हम सेक्युलर है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, मतलब कि वी डोंट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, वी resolved to constitute India into a sovereign socialist secular republic, secular democratic republic, democratic republic। अब democratic republic को देखते हैं, democratic and a republic। democratic republic जो है, democratic word का meaning ये है that it is a democracy, the government is of the people, by the people and for the people, the will of the people through elections is seen in the elections and the government which comes in the power, the will of the people, जो कि हमारी मर्जी है, जो हमारे व्यूज है कि कौन सी गवर्नमेंट आनी चाहिए, हम अपनी मर्जी से वोट कास्ट करते हैं। तभी इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड में क्यों कहते हैं, बिकॉज जो हमने गवर्नमेंट अभी तक लाई है इलेक्शन के थ्रू, या इंसान जो यहाँ पे कॉमन सिटीजन है इनकी विल के अकॉर्डिंग है। हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है इलेक्शंस में किसी पार्टी को वोट कास्ट करने को, हम खुद ही चुनते हैं अपने लीडर। Republic, the head of the state is the president, and he is elected through the will of people, through public. ये मैं आपको बताया। And to secure, मैंने आपको preamble में ही बताया था, justice, liberty, equality and fraternity। Justice, justice कौन सा? Social, political, economic। ये जस्टिस सिक्योर करता है। एंड ऑल्सो इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी एट ऑल फ्रंट्स शुड बी देयर। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना किसी भी में। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया प्रीएम्बल से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सारे केस लॉज है, और एक टॉपिक भी केस लॉ रिलेटेड है। अब वो आराम से डिस्कस करते रहेंगे लास्ट टाइम। मैं आपको प्रीएम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या पता देता हूँ। देयर आर टू इंपॉर्टेंट केस लॉज। फर्स्टली बेरुबारी केस, बेरुबारी केस ये था 1960 में, और एक और था फंडामेंटल केस लॉ है इसमें, केस लॉ है इसमें केशवानंद भारती केस। तो ये जो ये इम्पोर्टेंट केस लॉज है प्रीएम्बल से रिलेटेड, मैं आपको ये बताना चाहता था इसमें। कमिंग टू द फर्स्ट वन, बेरुबारी केस। ये कहता है दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसने प्रीएम्बल, देखिए प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और नहीं है, देवर डिफरिंग व्यूज। बेरुबारी केस कहता था, ये मैं आपको डिटेल में क्लास में समझाऊंगा, ये कुछ ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव्स था जो पार्टीशन के बाद हुआ था, वो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स कुछ रीजन्स का था। तो इसमें ये चीज़ था, इसमें प्रीएम्बल को कहा था दैट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट, what is preamble? It is the key, ये कह रहा था बेरुबारी केस, it is the key to open the mind of those policy makers who had made the constitution। कि क्या सोच समझ के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो उनके माइंड का दिखा रहा था कि क्या प्रिंसिपल्स के बेसिस पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेरुबारी केस में, दैट preamble not a part of constitution, preamble not a part of constitution। We have followed it how he divided for what everybody is। Second important principle, yeah, please, preamble is not a part of contradiction। Second important case था इसमें केशवानंद भारती केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी जगहों पे कवर भी होता है। ये कहता है दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका एक और प्रिंसिपल इन्वॉल्व था इस केस लॉ में, दैट preamble is a part of constitution and amendments can be made in the constitution। को changes आ सकते हो, but no one can amend or change the fundamental or basic structure of the constitution।
इसका मतलब ये है जो बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, उनको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता अमेंडमेंट्स के थ्रू। भले ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स आनी चाहिए नहीं, लेकिन जो फंडामेंटल फीचर्स हैं यू कैन नॉट फिट इन विद देम, कोई वो चेंज नहीं। यह केस है मतलब आती केस। तो ये मैंने आपको प्रीएम्बल का इंपॉर्टेंस बताया डिटेल में, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट केस में बताया। Then there is another important concept in constitutional law, that is what is fundamental right. आप देखिए इस वर्ड को, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल क्या होता है? जो बहुत बेसिक है, जो आपको कुछ भी करके गारंटी होएगा ही होएगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। सो बाय गोइंग थ्रू द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम ये समझते हैं कि ऐसे राइट्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी करे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को। और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है ये वैसे बेसिकली किसके लिए है? सिटीजन ऑफ इंडिया। But there are some fundamental rights that are available for foreign nationals, for companies, for firms. ये भी है, लेकिन यही सिटीजन ऑफ इंडिया में। So fundamental rights ऐसे basic rights हैं which are inalienable. No one can snatch them from you. ये आपके basic rights हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। और ये कहाँ से आते हैं? फंडामेंटल राइट्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होनी चाहिए। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड जो है, इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले मैं ये कह रहा हूँ ताकि ये आर्टिकल इसके रूप में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे राइट हैं, जैसे इक्वालिटी से जो डील करते हैं वो है आर्टिकल्स 14 to 18। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी से डील करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी से डील करते हैं आर्टिकल्स 14 to 18। Then there are more fundamental rights. They are guaranteed, जैसे 14 से 18 के बीच में हम देखिए, आर्टिकल 14। अब एक एक करके इसको काटते हो। आर्टिकल 15, Great. Article 14 to 16 separation. This is first one is dealing with equality before law. Equality before law का क्या मतलब है? That's लॉ की नज़र में सब इक्वल हैं, कोई अमीर गरीब जाति धर्म उसके बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं है। जो भारत का कानून है वो सबके लिए इक्वली अप्लाई करता है। जो भी आपने लाइबिलिटी आपकी बनेगी उस हिसाब से आपको जब केस चलता है कुछ होता है, ये इक्वालिटी जो है आपको हमेशा इक्वल नज़र से लॉ देखता है। और आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ में जो है, ये प्रिंसिपल्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है। एवरीवन इज इक्वल। यहाँ पे भारत में कोई भेदभाव नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 14 के थ्रू जो कह रहा है कि अमीर गरीब जाति धर्म उसके बेसिस पे कुछ नहीं है, हर कोई लॉ फिर हमने इक्वल। सेकेंड, ये आर्टिकल 14 में आपको रही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। Prohibition of discrimination is said in the article. Prohibition of any discrimination.
डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से इंडियन सोसाइटी को कर्स कर चुका था हिस्टोरिकल टाइम से। यह आर्टिकल इज फंडामेंटल राइट्स इसलिए आए थे कि जो गलतियाँ रही थी इंडिया में सोसाइटी में वो सब कभी अब रिपीट नहीं होना चाहिए, तभी ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी सबको होते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है? दैट आप ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी भी बेसिस पर, उसका मंथली इनकम कितना है, वो किस प्लेस ऑफ बर्थ से है, उसका रिलीजन क्या है, किस कल्चर से, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कहीं पे आप किसी को रोक नहीं सकते हो, आप किसी को भेदभाव या जाति या धर्म के नाम पर आप लोगों को बांट नहीं सकते हो। समझ लीजिए एक साथ से ये। फिर कहता है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये है दैट अगर आपकी कहीं पे एम्प्लॉयमेंट है, कुछ है, आपने कोई अच्छा काम किया है, आपने मेहनत करी है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी एक अमीर के लिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए है, या किसी भी रिलीजन या कास्ट या कल्चर के इंसान के लिए टू गेट प्रमोशन इन जॉब। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, या आपको नौकरी देना ही नहीं हो सकती है। प्रमोशन इन जॉब मतलब कि अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया है, जितनी अपॉर्चुनिटी एक गरीब के लिए है उतनी एक अमीर के लिए भी है, एक मिडिल क्लास के लिए भी है, और हर एक रिलीजन या कास्ट या कल्चर के लोगों के लिए भी है। सो दैट यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर कल्चर और एथनिसिटी। फिर आता है आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 और 18 जो है ये हिस्टोरिकल बेसिस से ही इवॉल्व थे। आर्टिकल 17 है prohibition of untouchability, and it is against prohibition of untouchability. अब आप हिस्ट्री देखेंगे इंडिया की, इतना ज़्यादा इंडियन सोसाइटी में अनटचेबल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनसे बहुत ज़्यादा बदसलूकी की जाती थी। सो ये आर्टिकल 17 है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में हमें बताता है। सो इसमें ये है दैट आप किसी भी वे में अनटचेबिलिटी को इंडिया में प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हो। यू कैन नॉट लीड एनीवन टू बी एन अनटचेबल। देन देयर इज आर्टिकल 18, abolition of titles. Abolition of titles, देखिए आपको पता ही है दैट, आपको वैसे काफ़ी सारे लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी अगर कोई होगा आपको पता होगा दैट इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे राजा थे, नवाब थे। सो जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना, इंडिया एक यूनियन बना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, सब कुछ हो गया। सो ये कोई लिख नहीं सकता अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, हर IAS महाराजा ऑफ जोधपुर या नवाब ऑफ हैदराबाद, हर IAS, ऐसा कुछ ऐसा आप टाइटल्स नहीं कैरी कर सकते। बिकॉज ये क्यों नहीं कर सकते हो टाइटल्स कैरी? बिकॉज एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सो दिस आर्टिकल 18 डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सो देयर शुड बी नो कैरिंग ऑफ टाइटल्स फॉरवर्ड, कि आप महाराजा हो या आप प्रिंस हो, क्वीन हो, कुछ भी हो, तो ये नहीं। ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया। आज मैंने आपको ओवरव्यू में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो बताया था, इक्वालिटी से रिलेटेड जो थे आर्टिकल 14 to 18 उसके बारे में बताया था मैंने। देन देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज द फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 19 and 20। सबसे पहली चीज फ्रीडम से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स जो है, एक है इक्वालिटी, वो आता है आपका 14 to 18। फिर है फ्रीडम, ये आता है आपका 90 to 22। एंड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन,
एक्सप्लॉयटेशन, ये आता है 23 एंड 24। सो ये मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया था, इक्वालिटी से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स और डिटेल में। फिर फ्रीडम से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 19 to 22 में। फिर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो 23 एंड 24 है। देर आर ऑल्सो अदर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जैसे फ्रीडम टू रिलीजन, वो आता है फ्रीडम टू रिलीजन आता है 25 to 28 के बीच में। फ्रीडम टू रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इसमें मेरे को आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। जैसे मैंने आपको 40 to 18 आर्टिकल एक्सप्लेन किए थे, वन ऑफ द वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज right to liberty, right to have a good life and right to liberty. There is